एक शब्द में उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बता देती नेताजी। हाँ, अगर मेरठ की स्थिति खराब होगी तो पूरे यूपी की इमेज बहुत खराब होगी। भाई सुरक्षा भी तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप गुड वर्क अच्छे वर्क करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दे। जैसे हम किसी का नाम पढ़ते थे तो कहते बहुत ढीला है। देखिए ये जो मुखबिरी है सटीक इसका कोई जवाब नहीं है। टेक्नोलॉजी भी इसको नहीं पा पाएगी। तो इसके पहले कि हम कुछ कहें उन्होंने कहा तुरंत रेड कराइए। हाँ, हमने कहा कि बेवकूफ़ आदमी जानते हो मैं कौन बोल रहा हूँ। मैंने बताया भी। फिर उसने कहा कि सर हमको सस्पेंड कर दें, नौकरी से निकाल देंगे हम कैसे। क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी कि हम स्वयं बहुत चिंतित थे। भाई विधायक का मारा जाना। वीर बहादुर सिंह जी उसमें चीफ मिनिस्टर थे। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है, ये दुर्भाग्य है कि हर विभाग में तो गलती की जांच होती है। गलती यहाँ आप सही काम करने गए हैं, वहाँ अगर गलती हो गई उसकी भी जांच होती है। उसकी भी साहब आएंगे तब तक तो सब निकल जाएंगे, तो कोई मिलेगा ही तो नहीं। कोई मिलेगा नहीं। तो साहब ये कहेंगे नहीं कि तुम लोग कितने बड़े नालायक हो, इतनी लंबी चौड़ी फोर्स लेकर के क्या किए तुम। और इस बात का एलानिया पूरे क्षेत्र में प्रचार भी करता था कि पुलिस को दम हो तो आके दिखाए। एक बहुत बड़ा डकैत था ये गुजर, निर्भय गुजर। लेकिन सर ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमको सब परिवार मार दिया जाए। क्योंकि असलहा लेकर करके प्लेन में बैठना ये भी अलाउड नहीं है, इलीगल है। उस समय उस श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह साहब को भी कुछ धमकी दे दिया था। मतलब उसका दिमाग कुछ जरूरत से ज़्यादा खराब। डकैती डालता था और वहाँ एक आध मर्डर जरूर करता था, जिसको पुरानी धारा में 396 कहते हैं। तो उसको हमने बताया कि देखो ये मेडल का केस है, रखा है मेडल और जमीन थोड़ा समतल कर लिए था, वहीं 2 ईंटे का चूल्हा बनाया था, वहीं पे खाना बनाता था, वहीं खाना बना खाता था, वहीं सोता। तो बताइए ये लाइफ है। डकैत तो जानबूझ के कोई काम किया जो अक्सर लोग कर सकते हैं। जमीनी नेता थे ना और बहुत दिन से राजनीति कर रहे थे, तो उनको बाय एंड लार्ज सारे ऑफिसर्स के बारे में जानकारी भी थी। तो उन्होंने कहा काम तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत मुबारक हो, लेकिन यह है कि अब गुजर सब हमको वोट नहीं देंगे। सर गोली लग गई है, बचा लीजिए। यही सब दूसरे का नेताजी को कहने को चाहे जो कहे, कभी उन्होंने हमारे काम में जरा भी इंटरफियर नहीं किया। अगर हो दम तो आ जाए पुलिस, ऐसे चैलेंज करता कि सर हमने FIR नहीं लिखी है, अगर आप कहें तो इसमें आपको पूरा मेडल मिल सकता है। तो नमस्कार, DNM पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज DNM पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं और उनकी 2 किताबें खूब चर्चा में रहती हैं। एक तो पुलिस का सफ़र और दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन पर है, क्योंकि पुलिस महकमे में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई काम है तो वो है इन्वेस्टिगेशन का। अगर इन्वेस्टिगेशन सही हो गया तो अपराधी को सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में जरा सी भी चूक हुई तो फिर पुलिस चूक जाती है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इन्वेस्टिगेशन। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं यशपाल सिंह साहब, उनका स्वागत है। रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ कैसी चल रही है? रिटायरमेंट के बाद तो एक्चुअली लिखने पढ़ने का हमको कुछ विशेष शौक है। हाँ। तो उसी में अपना लिखते पढ़ते जो भी है अपना करते रहते हैं। हाँ। कोई वैसी मतलब बोरियत नहीं है। हाँ। और चूँकि यहीं के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो घर पर इधर उधर आना जाना सब ठीक है, बहुत अच्छी। रिटायरमेंट के बाद लाइफ बहुत अच्छी है। जब आप DGP थे तो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे जी, और बड़ा अच्छा कार्यकाल आपका था, बड़ी लोग तारीफ करते थे। बतौर DGP और आज की जो पुलिसिंग है, आपके समय में 2005-06 में आप DGP थे, और आज की जो पुलिसिंग है करीब 20 साल बाद, इन दोनों में आप किस स्तर का बदलाव देखते हैं? बदलाव कोई खास बदलाव नहीं है। ये जरूर है कि जब हम DG बने थे उसके पहले
आपको याद होगी एक बहुत बड़ी घटना हजरतगंज में हुई थी। इंस्पेक्टर को ही गोली मार दिया था उसने, वो जो गोरखपुर का बदमाश था, श्री प्रकाश शुक्ला। हाँ, तो उसके बाद मीटिंग हुई पुलिस ऑफिसर्स की, तो ये तय हुआ कि भाई ये ऐसी घटना, इसको कैसे, इसकी घटना नहीं होनी चाहिए, इस पर जरूर। तो हम भेजे गए थे बॉम्बे स्टडी करने के लिए कि आखिर वो वहाँ बड़े भारी गैंगस्टर्स हैं, तो वो गैंग्स को कैसे डील करते हैं। और अजय राज शर्मा साहब गए थे मद्रास, जिनकी डेथ हो गई, बहुत अच्छे अधिकारियों में से थे। और एक और थे रंजन द्विवेदी, तो वो गए थे बेंगलोर। तो उस समय वीरप्पन वो था, बहुत सक्रिय था, लाइफ में था। तो इन तीनों की स्टडी करके उस मीटिंग में आकर के बताना था कि आपने क्या स्टडी किया, आप क्या सुझाव देते हैं, कैसा ये है वो है। तो वो उन लोगों ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो अजय राज शर्मा साहब ने कहा कि मद्रास पुलिस की कोई ख़ास चीज़ हमको तो नहीं लगी, और उससे अच्छा तो हम लोग यहीं कर रहे हैं। और वो रंजन द्विवेदी साहब ने भी रखा वीरप्पन की बात। तो वो एक गैंग विशेष की बात थी, एक व्यक्ति विशेष की बात थी। हाँ, एक डकैत की बात थी जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा इंटेंज कर गया था इलाके में, पुलिस उसको मार नहीं पा रही थी। तो वो एक डकैती ऑपरेशन के संबंध में थी, तो उसको भी लोगों ने कहा कि यहाँ भी कुछ नहीं मिला। हमने जो प्रेजेंटेशन दिया, तो हमारा जो मुख्य बिंदु था वो ये था कि हजरतगंज कोतवाली के इंस्पेक्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी गैंग या व्यक्ति के पीछे 2-3 दिन लगा रहे सारा काम छोड़ करके। उसको तो हर घंटे पे कुछ न कुछ नई समस्या आ जाती है। भाई उसी की क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी रहते हैं, विधान परिषद है, विधानसभा है, तो उसको तो हर चीज़ देखनी है, तमाम चीज़ें देखती हैं। डीजी वहीं बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी उसी क्षेत्र में बैठते हैं, किसकी क्या समस्या क्या नहीं है, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो जब किसी गैंग के पीछे सस्टेन्ड बिल्कुल कंटिन्यूस उसका पीछा किया जाए, तभी संभव हो सकता है कि उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो हम लोगों को कुछ एक अलग से इसके लिए फोर्स बनानी पड़ेगी। तो उसी समय STF की बात हमने कही थी। अच्छा। और श्री राम अरुण साहब थे वो DGP, उन्हीं के आइडिया थी, सब लोग भेजे गए थे। उस समय उस श्री प्रकाश शुक्ला ने कल्याण सिंह साहब को भी कुछ धमकी दे दिया था, मतलब उसका दिमाग कुछ जरूरत से ज़्यादा खराब हो गया था। तो अरुण साहब ने ये बात रखी उनके सामने और तुरंत प्रस्ताव स्वीकार हो गया STF का। उसकी शर्त यही थी कि जो लोग STF में होंगे, चुने हुए अधिकारियों को उसमें रखा गया था, बाद में सेलेक्ट करके बनाया गया। तो उनके पास और कोई काम नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर केस को उनको दिया जाएगा, उसके पीछे वो पड़ जाएंगे और फिर वो चाहे जहाँ हो, जैसे भी हो, उसको पकड़ के लाएंगे। तो वो चलता रहा और बीच में कुछ थोड़ी सी सुस्ती आ गई, लेकिन हम फिर तब तक DG हो गए। तो जब DG हो गए तो चूंकि आइडिया हमारी तो हमने जो है इसको फिर जो पकड़ाया। तो जब हम DG हुए तो मालूम हुआ कि इनका 10 लाख रुपए का बिल पेंडिंग था। इसमें ये जो कॉल डिटेल है क्या क्या मंगाते थे, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, और सब उन्हें देना बंद कर दिया, कोऑपरेट नहीं करते थे। तो हम उसी समय तुरंत अपनी हमारी गोली इनको 10 लाख रुपया दिया। हमने कहा कि आप जो है तुरंत ये जाकर पेमेंट करके पर्टिकुलर इस्टेब्लिश करिए, अच्छी तरह से हर चीज़ देखिए। और वो SS मनी होता है ना हम लोगों के पास सीक्रेट सर्विस का, इसी काम के लिए होता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि साहब हमको जो पुलिस गाड़ी दी गई है ये ठीक नहीं, हमको प्राइवेट गाड़ी हो तो हम थोड़ा
गोपनीय कहीं जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा, उसका एडवांटेज हमको मिलेगा। तो फिर हमने 3 गाड़ी खरीदवाया वहाँ PHQ से, STF के लिए। हमने कहा कि ये गाड़ी, इस पर पुलिस वुलिस कहीं कुछ नहीं लिखा जाएगा, कुछ नहीं, और पुलिस की गाड़ी लगनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ये प्योर प्राइवेट गाड़ी लगनी चाहिए। तो ये सब देख करके इसको काफ़ी हमने वो इक्विप्ड किया। हमको याद है कि जब हम DG हुए थे उसी समय कानपुर से कोई व्यापारी आ रहा था, तो उन्नाव के पास उसको लूट लिया गया था। अच्छा। हाँ, और शायद हत्या तो नहीं हुई थी, लेकिन वो बच गया, लूट लिया था उसको। तो ये हमारे लिए बड़ा भारी चैलेंज था। तो हमने फिर उस पर लगा दिया फोर्स, STF को। तो इन्होंने कहा कि साहब ये सूचना मिली है कि वो लूट करने वाले इस समय सूरत में हैं, गुजरात पहुंच गए हैं, और हो सकता है कि हम लोग अगर जाएं ट्रेन से तो बहुत टाइम लग सकता है, तो फ्लाइट से जाएं। तो हमने कहा फ्लाइट से जाइए, किराया हम देंगे। मैंने किराया पूरा दिया और फिर चिट्ठी लिखा वहाँ पे सूरत पुलिस एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट अधिकारी से बात किया। हमने कहा भाई ये पुलिस के लोग हैं, हम ऑथराइज कर रहे हैं, हम सारी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि असलहा लेकर करके प्लेन में बैठना ये भी अलाउड नहीं है, इलीगल है। तो बहरहाल हमारी चिट्ठी पे उन्होंने परमिट किया, फिर ये सब गए वहाँ, और इसको वहाँ जा करके इसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे आ जाएगी पुलिस, तो वहाँ पकड़ गए ये। फिर ये जो कलुआ था जी, ये आप जब SSP कानपुर थे, हाँ, तो भी ये बड़ा प्रभावी था। बहुत प्रभावित था। और फिर जब DG हुए आप, तो आप नहीं शायद उसको हाँ, उसी समय तो हमने उस समय जो रणनीति बनाई वो ये बनाई कि ये फर्रुखाबाद और बरेली के बॉर्डर पे ये मतलब रहता था और ऑपरेट भी उसी के आसपास करता था। तो फिर हमने एक SP को, अच्छी जगह पोस्ट थी, बड़ी पोस्टिंग पे था, लेकिन वो पहले SP देहात रह चुका था शुरू में, बरेली का। अच्छा। जो SP थे वहाँ पे, हाँ। बनास में थे, उनको हम ले आए बरेली। हाँ। और उनसे हमने कहा कि हम जानबूझ के तुमको ला रहे हैं, एक टारगेट है, उस पर उसके बाद अगर सक्सेस मिल गई तो तुम जहाँ कहोगे वहाँ पोस्ट कर देंगे, उसमें कौन सी बात है। तो तुम्हारा ये काम है कि तुम चूँकि SP देहात रह चुके हो तो तुम्हारे संबंध हैं यहाँ, तो जरा कुछ मुखबिर कोई ऐसे एक्टिवेट करो। हाँ, एक्टिवेट करो ताकि इसका मूवमेंट मालूम। तो वो आ गया बरेली, फिर उसने काम किया, एक्टिवेट किया और सटीक सूचना इसकी मिलने लगी। तो एक दिन तो एक कोई छोटा सा नाला टाइप का उसको क्रॉस कर रहा था घोड़े से, घोड़ा भी रखे था वो, कभी घोड़े से चलता था? उसमें घोड़ा भी चलता था, वो कटरी थी ना। हाँ, तो घोड़ा था, तो कभी कभी घोड़ा भी यूज़ कर लेता था, किसी के खड़ा कर देता होगा, कोई आदमी रहा होगा। तो निकल गया, उसमें तो सफलता नहीं मिली, तो हमको सूचना मिली, तो फिर पुलिस फिर लगी, हमने फिर टेलीफोन पर बात किया। तो एक दिन ये आ गए उसमें, अच्छा, उसमें चपेट में। तो हमको करीब 3 बजे, क्या 1 बजे करीब सूचना मिली, 12-1 बजे करीब सुबह की घटना थी, 12-1 बजे करीब सुबह सूचित किया। तो हम जो है तुरंत वर्दी पहने और गाड़ी में बैठे निकल लिए बरेली के लिए, लखनऊ से। हम देखना चाह रहे थे कि वो है कैसा लगता है, क्या है, कौन सी खास बात थी उसके अंदर। तो मुझे देख के इतना ताजुब हुआ कि उस आदमी का वजन जो है मुश्किल से 52-55 किलो रहा होगा। अच्छा, हाँ, पतला कलुआ, पतला दुबला आदमी। उस झाड़ी से घिरे हुए जगह पे उसके प्लास्टिक में थोड़ा सा चावल, 2 प्याज, 1 टमाटर, ये सब रखा था, और एक मच्छरदानी थी उसकी, और ज़मीन थोड़ा समतल कर लिए था, वहीं 2 ईंटें का चूल्हा बनाया था, वहीं पे खाना बनाता था, वहीं खाना बना खाता था, वहीं सोता था। बताइए ये लाइफ है डकैतों की। मतलब कुछ समझ में नहीं आया हमारे कि
ऐसी लाइफ में इतना रिस्की काम और करने इसलिए इतने के लिए हाँ, और मतलब ताज्जुब हो गया हमको खुद ही। तो लेकिन बहरहाल वो बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था। उसके ख़त्म होने के बाद पूरा क्षेत्र वो शांत हो गया, और हमारा इसलिए भी थोड़ा और गुस्सा बढ़ गया था कि जैसे डीजी हम बने तो मुश्किल से 10 दिन बाद इसने एक घटना की। हाँ, किसी गांव के लोगों ने मुखबिरी कर दी इसके खिलाफ, इसको मालूम हो गया। हाँ, तो ये गांव पहुंचा, वहां से 10-20 लोगों को वो कहा कि सब लेट जाओ जमीन पे हाँ, और कोई हिलेगा नहीं, और ट्रैक्टर मंगाया। ट्रैक्टर वाले से कहा कि चढ़ाओ इसके ऊपर, सबके ऊपर, और सबको लेकिन जैसे ट्रैक्टर चला तो नेचुरली आदमी होश रहते तो मरना नहीं चाहता, सब भागे भागे किसी तरह से। कुछ लोग उसमें लपेट में आए तो टूट गया हाथ पाँव ये। लेकिन इसकी चर्चा पार्लियामेंट में, ये असेंबली में बहुत हुई। अच्छा, उसमें असेंबली चल रही होगी। असेंबली चल रही थी, लालजी टंडन साहब थे, तो इन्होंने बहुत उस पर वो किया। तो अब उस दिन मुख्यमंत्री जी को ये आइडिया थी कि शायद इस पर चर्चा हो, तो उसमें मतलब डीजी को भी दर्शक दीर्घा में बुलाया गया था कि आप मौजूद रहेंगे, कोई फैक्ट पूछना हो देना हो तो तुरंत दीजिएगा। तो हम थे, हमारे आईजी थे, सब हम 2-3 आदमी पीछे बैठे थे। तो काफ़ी हंगामा हुआ था सदन में। लेकिन उस समय हमारी पत्नी भी विधायक थी ये भी बेटी थी। तो अब नेचुरली जब हमारे खिलाफ इतना वो हो रहा था, तो जब इनको मौका मिला मतलब दूसरे पक्ष को बोलने का, तो इन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, घटनाएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। लेकिन टंडन साहब को शायद याद होगा कि एक साड़ी कांड हुआ था यहाँ महानगर में। कुछ गरीब महिलाओं को साड़ी देने के लिए इन्होंने बुलाया, उसमें तमाम महिलाएं जल गई, आग लग गई थी। वो भी तो एक घटना थी, उसका जवाब कुछ देंगे। मतलब उसको जो है नॉन सीरियस थोड़ा सा किया था। लेकिन घटना तो अपने आप में बहुत बड़ी थी। ट्रैक्टर चलाने के प्रयास किया, मारने का तो प्रयास। इसलिए वो हमारे लिए बड़ा वैसा था, चैलेंजिंग था, लेकिन हम सक्सीड कर गए। इसी तरह से एक बहुत बड़ा डकैत था ये गुजर, निर्भय गुजर, बहुत बड़ा डकैत, बहुत बड़ा था वो तो। निर्भय गुजर तो बहुत बड़ा डकैत। वो तो जब हम आगरा रेंज के डीआईजी थे तो वहाँ आगरा में भी मुखबिरी होती थी। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान तक में ऑपरेट करता था, तो इसका नाम तो हम जानते थे। जब हम डीजी थे तो एक आदमी इटावा से चल करके आया हमारे पास, और सुबह जब पब्लिक से मिलते थे तो लाइन में लगा था मिलने के लिए। और हमारा सिपाही जो मिलाता था उसने उसको ढारस दिया, कहा कि देखो साहब, हर आदमी से मिलते हैं, कोई नहीं ऐसा है जिसको लौटा दें, तुम रुके रहो, परेशान हो, भीड़ ज़्यादा है, लेकिन हम मिलवा जरूर देंगे। तो करीब उसका नंबर आया 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे करीब। तो आया, मिला, तो आगे पीछे सब देखा, कहा सर हम आपसे बहुत गोपनीय, अकेले में बहुत गोपनीय सूचना देना चाहते हैं, तो कोई बीच में ना आए तो ठीक रहे। तो हमने कह दिया भाई देखो कोई नहीं आएगा, नहीं बताओ। तो वो बताना शुरू किया, कहा कि ये निर्भय गुजर जो है हमारे गांव में आ गया है, और गन्ने के खेत में इसने अपना स्थान बनाया है, और एक औरत है, एक परिवार है, वो उससे इसके कोई जो भी संबंध है, खाना वाना वो हिलाते हैं, और आप चाहें तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन सर ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमको सब परिवार मार दिया जाएगा। तो हमने कहा कि इतनी दूर से आया हो, तुमको विश्वास नहीं है क्या? मैं वादा करता हूँ कि इस चीज़ को कोई नहीं जान पाएगा। और काफ़ी दिन पुरानी बात है, इसलिए हम आपसे कर रहे हैं। तो हमने कहा कि
तुम्हारी कोई इच्छा मांग। उसने कहा से हमारी एक लड़की है, उसकी शादी करना है और ये मार देंगे लोग हमको, तो उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी ये। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुमको आर्थिक मदद कर देंगे, हो जाएगा। तो हमने उसको करीब 50,000 रुपया एडवांस दे दिया। अच्छा। हाँ, हमने कहा देखो ये दे दे रहे हैं और तुम्हारे साथ हमारे एक STF का सिपाही जाएगा और इसको तुम, ये सादे में रहेगा, इसको किसी को न बताना कि ये पुलिस वाला है, और ये देख सुनकर सब आएगा, हमसे बताएगा, तब फिर ऑपरेशन किया होगा। तो सिपाही गया, लौट के आया तो सिपाही हमारे ऑफिस में हमसे बात करते समय कांप रहा था। अच्छा। हाँ, कहा कि सर हमने देखा और ये वो वैसा था, वैसा बंदूक रखे, ऐसा है, मार तो हमको मार सकता था, ये करता ये। तो फिर हमने जो हमारे STF की SP थे अखिल कुमार, तो बाद में कानपुर का कमिश्नर था, सेंटर में चला गया। तो उसको हमने बताया कि देखो ये मेडल का केस है, रखा है मेडल है। अब तुम अगर सक्सेसफुल ऑपरेशन कर देते हो तो मेडल पक्का 100% हम रिकमेंड करेंगे, तुमको मेडल पक्का मिलेगा। और इसमें कहीं कोई गलत काम नहीं है, सब 100% सही काम करना। तो ये गया, बहुत कायदे से इसने स्ट्रेटजी रची और वो मारे गए। निर्भय गुजर। हाँ, निर्भय गुजर मारे गए। आगरा में? नहीं, यहीं इटावा मारे गए, वहीं करने के के पास। और मैंने मुलायम सिंह जी से जब कहा, बताया फोन करके, मरने के बाद कि मरने के बाद बताया। सुबह का टाइम था जब सूचना मिली हमको, 8-9 बजा था उस समय, हमने बताया उनको। तो उन्होंने कहा काम तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन यह है कि अब गुजर सब हमको वोट नहीं देंगे। मतलब उन्होंने काम की तारीफ की और पॉलिटिकल एंगल से भी कहा कि लेकिन अब गुजर सब हमको वोट नहीं देंगे। तो मतलब वो पॉलिटिकल दृष्टि से ये बात उन्होंने कही। हाँ, कि निर्भय गुजर मारा तो गया लेकिन ये गुजर सब अब हमको वोट नहीं देंगे। तो जो मुखबिरी किया था जिसने, हाँ, उसको आपने फिर बाद में फिर उसको मैंने 1 लाख रुपए और दिए। अच्छा। हाँ, और लेकिन इसका नाम मैंने न नोट किया, न मैं जानूं, खुद मैंने नाम भी नहीं पूछा उसका। चेहरे से जरूर पहचानते थे। वो आया, दोबारा भी आया, तो मैंने उसको दे दिया। और लेकिन आज तक किसी से न हमने कहा, न हमको उसका नाम मालूम है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन उसका विश्वास देखिए, हमने कहा तुम रास्ते में इतने पुलिस अधिकारी है और ये लोग सब मिले, IG जोन मिले, DIG, जिससे तुम आसानी से मिल सकते थे, लेकिन तुम सीधे हमारे पास चले आए। तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि सर आप SSP कानपुर रहे थे, तभी से हम सुने थे कि आप जो है धोखा नहीं देंगे। अगर आपको विश्वास, मतलब उसको हमारे ऊपर ज़्यादा विश्वास था एज कम्पेयर टू अदर्स, तो इसलिए वो ऑल द वे वहाँ से चल के अब बैठा रहा, घंटे भर इंतज़ार किया, जब लाइन लगी उसकी तो मिला, बात किया। काफ़ी डरा हुआ था, बड़े गोपनीय तरीके से बता रहा था। तो ये देखिए, जब थोड़ी अच्छी रेपुटेशन होती है ना, तो आपको सूचनाएं अपने आप मिलती हैं। मतलब लोग आके बताते हैं, मुखबिर तो पालते हैं लोग, वो आके बताते हैं, लेकिन सामान्य आदमी का जब आप कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो आपको एज पुलिस ऑफिसर बहुत मदद मिलती है। बहुत मदद मिलती है। ये जो वर्दी का सफ़र आपने पुस्तक लिखी जी, इसमें क्या खासियत, मतलब क्या पूरे अपने वर्दी के सफ़र के बारे में आपने लिखा, या पूरे पुलिस महकमे में जो वर्दी लोग पहनते हैं उनके बारे में? देखिए, ये दोनों का सम्मिश्रण है। मेरा अपना सफ़र प्लस मेरा अनुभव प्लस मेरा ज्ञान, सब चीज़ों का उसमें सम्मिश्रण है। तो वो एक तरीके से, जैसे आप किसी के ऑटोबायोग्राफी पढ़िए तो
तो वो अपनी ज़िंदगी से ही संबंधित बातों को लेते हुए आगे बढ़ता है। तो इससे बहुत से ज्ञान मिलता है। तो इसमें मैंने पुलिस लाइफ के बारे में बहुत चर्चा की है अपनी किताब में। तो ये नए लड़कों को, नए पुलिस ऑफिसर्स को काफ़ी फायदेमंद है। उसका देखिए एडवांटेज ये भी है कि एक्चुअली आई बिलोंग टू ए पुलिस ऑफिसर्स फैमिली। हमारे उसमें जो है हमारे बाबा जो है बहुत पहले वो डिप्टी एसपी से रिटायर हुए थे मध्य प्रदेश में। अच्छा। हाँ, फिर वो बाद में जब रिटायर हो गए तो उन्होंने तय किया कि नहीं, हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में रहेंगे। तो यूपी वापस चले आजमगढ़ में। तो चूँकि वो पुलिस में थे तो उन्हीं के माध्यम से तमाम लोग हमारे यहाँ के पुलिस में भर्ती हो गए। तो हमारी फैमिली के करीब हमारे पिताजी के दोनों बड़े भाई वो थे सब इंस्पेक्टर, और हमारे चाचा लोग सब इंस्पेक्टर थे। करीब 10 आदमी थे फैमिली के पुलिस में। अच्छा। और गांव के 3-4 लोग थे। तो मतलब एक पुलिस फैमिली से ही तो क्रेज भी रहा होगा। हाँ, तो उस समय पुलिस की सर्विस भी बड़ी शानदार थी। जैसे अंग्रेजों के समय में पुलिस का अपना रुआब था। तो वो इसलिए हमने ये पुलिस का जो वर्दी का सफ़र लिखा तो अनुभव, ये सब बातों को सबका सम्मिश्रण करते हुए हमको जो अपना ज्ञान था, अपना अनुभव था, तमाम तफ्तीशें, ये सब हमने खुद किया है। इस पुस्तक को अगर हम जिस्ट में एक समझना चाहें हाँ, तो कैसे कहेंगे? अब देखिए, जिस्ट में अगर आप समझना चाहेंगे तो इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमने दिया है वो यही दिया है, ये कि एक पुलिस अफसर के रूप में आपको बहुत सिचुएशनें आएंगी कि ऐसा किया जाए या न किया जाए। मतलब ये करना उचित है कि नहीं है, दुविधा जैसी स्थिति है। ऐसे में आपकी दिल की आवाज़, अंतरात्मा क्या कहती है, उससे आप गाइड होइए। अंडर प्रेशर कुछ न करिए और न लालच में कुछ करिए। अगर आप लालच में करेंगे तो जांच होगी तो जो आपने गढ़ा इधर उधर फर्जी एविडेंस बनाया है उसमें आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो एक अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसका पालन करके आप सही काम करने का प्रयास करिए। और अगर अनजाने में आपसे गलती हुई है तो उसमें भगवान भी आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आपने जानबूझ के कोई काम किया है, जो अक्सर लोग कर सकते हैं, कुछ लोग मेडल के चक्कर में, कुछ नाम कमाने के चक्कर में, कोई किसी और वजह से कुछ गलत इरादा भी हो सकता है ना। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो हमारी सोच है कि फिर आपके फंसने के कारण चांसेस बहुत है। देखिए, उसका उदाहरण मैं बताऊँ आपको। जब मैं एसपी था गोंडा में, 82 वाली घटना, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई। एक बुलाउन करके होमगार्ड था, वो डकैत हो गया था। 40-45 डकैतियाँ उसकी सर पर थीं और उसका नाम था मुड़ी कटवा। हाँ, वो डकैती डालता था और वहाँ एक आध मर्डर जरूर करता था, जिसको पुरानी धारा में 396 कहते हैं। डकैती जिसमें डेथ हो जाती है 396। तो ये 396 जरूर करता था। और अगर उस आदमी ने इसके खिलाफ मुखबिरी वगैरह की है तो उसका सर काट के गांव में घुमाता था। अच्छा। हाँ, ये कहता था कि अगर हमारे खिलाफ किसी ने मुखबिरी की तो ऐसा होगा। तो उसका बड़ा भारी आतंक था। तो हम गोंडा पहुँचे थे, तब तक उसने एक डकैती डाल दी और ऐसे ही घटना हो गई। तो हमको डीजी साहब ने फ़ोन किया, कहा कि भाई हमने तुमको बहुत सोच समझ करके गोंडा पोस्ट किया है और ये क्या हो रहा तुम्हारे यहाँ। हमने कहा सर अभी हम आए हैं, मुश्किल से 2 महीना हुआ है, हम ये सब ख़त्म करेंगे और समय लगेगा इसमें। तो उसमें एक उस क्षेत्र के सीईओ हमारे केपी सिंह जी थे, हमारे सीईओ, बहुत अच्छा लड़का था, डायरेक्टर उसका था, पीपीएस के, और हमारी इतनी इज्जत करता था कि बाकी डिप्टी एसपी तो सैल्यूट करते थे
जो भी मिलता है पुलिस दरोगा सब लोग सैल्यूट करते हैं ना, ये सैल्यूट करता था, फिर बाद में पाँव भी छूता था। अच्छा। हाँ, बहुत इज्जत करता था। तो इसी का क्षेत्र था केपी सिंह का सर्किल। अब वो इस गैंग भुलावन के गैंग के जो एक डकैत था उसके बाप की मृत्यु हो गई, अपने आप मर्डर शायद हो गया। तो उसने कहा कि इस मर्डर में तेरही जो होगी उसमें हमारा पूरा गैंग आएगा, और इस बात का एलानिया पूरे क्षेत्र में प्रचार भी करता था कि पुलिस को दम हो तो आके दिखाए, पूरा घर हमारा जाएगा, पूरा हमारा गैंग जाएगा। अच्छा। और हम लोग सब जाएंगे तेरही में, अगर हो दम तो आ जाए पुलिस। ऐसे चैलेंज करता था। तो अब ये नया लड़का था, तो ये आया हमसे मिला, कहा सर ये तो बहुत हद हो गई, ऐसी बात तो बहुत हद हो गई, पुलिस के लिए ओपन खुला चैलेंज। तो वो तो आप की वजह से आपके संबंध सबसे अच्छे हैं, तो प्रेस भी इन सब चीज़ों को उछाल नहीं रहा है, नहीं तो अभी हाल में ये गैंग वाले जो है एक परिवार शादी करके ले आया, तो ये इसका आदमी आया उसको उठा ले गया बहू को। हाँ, और एक आध हफ्ते गैंग में रखे रहे सब, और फिर साइकिल से उसको छोड़ गए। इस तरह का भी काम करता है। ऐसा मतलब जैसे वो बहुत ही दुखित था। केपी सिंह जो है नेचुरली हमको बहुत वो हुआ कि भाई तो बहुत हद हो गई। तो हमने कहा कि अगर पुलिस ऐसे में अगर हम उसको कह दें कि तुम नहीं जाओगे वहाँ, नहीं छेड़ोगे, तो एक कायरता होती, कायरता होगी कि भाई वो चैलेंज कर रहा है, चैलेंज करता है। हाँ, तो मैंने फिर डीआईजी को लिख करके एक प्लेटून पीएससी भी बुलवा लिया तेरह ही पहले। और इसको हमने कहा कि ठीक है, तुम जितनी फोर्स लेना चाहते हो फोर्स के साथ गांव का घेराबंदी करो। और फिर मैंने दो बहुत एक्सपीरियंस्ड इंस्पेक्टरों को बुला करके इसके साथ 3 आदमी की मीटिंग करके हमने उसको कहा कि इन्हीं दोनों की राय से तुम अपने साथ इनको रखना, इन्हीं की राय से हर काम करना, और तुमको करना कुछ नहीं है, खाली ये लोग जहाँ तेरही कर रहे हैं वहाँ पे जाके इनको घेर लेना चारों तरफ से, ताकि ये निकल पाए। और सुबह 5 बजे तक हम आ जाएंगे, और 5:30 बजे तक जब सुबह हो जाती है 6 बजे तक, फिर हम लोग पूरे गांव का सर्च लेंगे, पूरे गांव का। और सर्च मैं इसलिए अपने सामने कराना चाहता था कि ताकि पुलिस कोई अशोभनीय हरकत न कर पाए, कुछ जैसा करती है। हाँ, शिकायत का कोई काम ना हो। तो हमने अच्छा, हम गए भी, हम अपने समय से पहुंच गए 5 बजे वहाँ। जब 5 बजे पहुँचे तो गांव के थोड़े दूर पहले एक खाट पे कोई लेटा था और 2-3 सिपाही खड़े थे, और उन्होंने हमारी गाड़ी की जो लाइट जल रही थी ऊपर लाल रंग की जो बत्ती जलती थी, तो वो समझ गए कि एसपी साहब आ गए, तो उन्होंने हाथ दिया, तो हमने रोका। तो उन्होंने कहा कि साहब सीओ साहब को तो गोली लग गई। हमने कहा रे गोली लग गई? तो हम गए उसके पास, तो उसने कहा कि सर गोली लग गई है, बचा लीजिए, यही शब्द उसने कहा। हमने कहा तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, 100% बचा लेंगे, बस थोड़ी हिम्मत से काम लो। तो हमने सिपाहियों से कहा कि अपनी गाड़ी बैक करके उसी गाड़ी में इसको बैठा लिया, हॉस्पिटल भेजा नहीं, खुद लेके गए। अच्छा। वो इसलिए कि हमारे जाने से थोड़ा अस्पताल वाले थोड़ा इमीडिएट ध्यान देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर मंगा कर लखनऊ भी शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत से फायदे थे ना। तो इसलिए ले करके हम चल दिए उसको। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब अस्पताल में जब पहुंच गए थे तो जो डॉक्टर आए तो कहे साहब तो डेथ हो चुकी है। मतलब ये जहाँ तक मुझको लगता है कि अस्पताल में घुसते समय, गेट के अंदर जाते समय ही वॉज लाइक। हाँ, और वहाँ पे बड़ा सैड, बहुत सैड वो हो गया। अब उसमें वहाँ गोंडा में हम हर महीने जो है एक आदमी को रिवर्ट कर देते थे एसओ को, जिसका सबसे खराब काम होता था। अच्छा। काफ़ी बड़ा जिला था, तो बल्लामपुर गोंडा सब एक में था।
तो 28-29 थाने थे, तो एक आदमी को रिवॉर्ड करते थे इसका सबसे खराब काम होता था, बाकायदे सबकी राय से, सब यह सोच के सामने कि देखिए इनका काम सबसे खराब है, सबका क्राइम फिगर सब वो सब देखते थे। तो बहुत सी सोच हमसे दुखी थे अंदर अंदर। तो सब उन्हें रिवोल्ट कर गए होंगे। एक विधायक जो थे उतरौला के, नाम पता नहीं क्या नाम था, जाफरी साहब क्या था, वो कम्युनिस्ट के विधायक थे क्या थे, तो वो हमारे खिलाफ फ्रंट खोले रहते थे। अब नेचुरली सबकी मर्जी से हम यशोस्त को तो पोस्ट नहीं कर सकते, न कुछ कर सकते। ठीक है, आप विधायक हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आप टर्म्स नहीं डिक्टेट कर सकते। तो इन सबों ने फिर अनावश्यक र्यूमर फैलाना, कैसे हो गया वैसे हो गया, मन गढ़ंत कहानी बनाना, ये करना वो करना। तो अल्टीमेटली उसमें सीबीआई जांच हो गई। अच्छा, हाँ, सीबीआई जांच हो गई। तो अब जो सच है तो सच ही तो आएगा। तो ये जो हमने आपको बताया, ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे था? तो यही तो बता रहे हैं कि ये जा करके इसने घेर लिया सुबह सुबह। हाँ, पहले ही घेर लिया। बल्कि जब हम जा रहे थे 5 बजे तो हम सोचे कि ये शायद गया ना हो, यहाँ बगल के गांव में कहीं सोया हो। तो एक जगह रुक करके एक चौकी थी, हमने चौकी पूछा भी कि सीओ साहब तो यहाँ नहीं है। हाँ, उसमें कम्युनिकेशन इतना था नहीं, फोन वगैरह थे नहीं, मोबाइल। हाँ, तो उसने कहा कि नहीं, सीओ साहब थे, आए हो गए वहाँ मौके पर गए हैं। वहाँ जो सिपाही एक रह गया था उसने बताया। तो फिर हम गाड़ी लेके सब आगे पहुँच गए। तो सुबह के समय गांव के किसी आदमी ने सूचित इन सबों को किया कि डकैतों को मालूम हो गया कि पुलिस ने घेरा है और डकैत धीरे धीरे निकल रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसको ये लगा, तो जो 2 इंस्पेक्टर गए थे तो उनसे इसने बात की। तो उन्होंने कहा कि साहब, जब साहब ने कहा कि हम सुबह आएंगे तभी तलाशी होगी, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन उसने कहा कि जब साहब आएंगे तब तक तो सब निकल जाएंगे, तो कोई मिलेगा ही तो नहीं। कोई मिलेगा नहीं। तो साहब ये कहेंगे नहीं कि तुम लोग कितने बड़े नालायक हो, इतनी लंबी चौड़ी फोर्स लेकर के क्या किए तुम। अब देखिए, नया लड़का था ना, तो जोश में उत्साह रहते हैं। तो उसने तय किया कि नहीं, चलते हैं, तलाशी लेते हैं, साहब आएंगे तो और गहन तलाशी होगी। तो इसकी गलती बस केवल यही थी कि वो थोड़ा ठंडक का समय था, फरवरी मार्च का महीना था। तो इसने एक सिपाही की कोट, ग्रेट कोट जो होती है, ठंडक लग रही थी इसको, तो उसको पहन लिया था। तो अब उसमें डिप्टी एसपी हैं कि सिपाही हैं कि दरोगा हैं, कुछ पता नहीं चला, ये नहीं पता। तो सीधे ये डकैत जहाँ रुके थे उनके घर पर ही चले गए। अच्छा। तो नेचुरली डकैत जहाँ रुके हैं तो एक आदमी संतरी तो रखेंगे ही। तो अब यही सब अनफॉर्चुनेट घटना होनी थी। तो अब उसने फायर कर दिया और इसको लग गई गोली। तो इस वजह, तो अब उसके बाद की प्रक्रिया वो लाद के सब खाट पर ले आए सब। तब तक हम मिल गए तो हम लेके अस्पताल आए। तो आपके खिलाफ भी सीबीआई जांच आई इसमें? नहीं, वो तो पूरी घटना में हम भी लिंक थे ना। हाँ, हमारे एसएसपी थे। हम तो एसपी थे, हमारे खिलाफ ऐसा जांच नहीं थी, वो पूरे घटना की जांच थी। तो अब उसमें जैसे जो दरोगा लाइन हाजिर थे वो सबों ने यह कहना शुरू किया था, अरे कुछ नहीं, वो अगर साहब चाहते तो बच सकता है, ये घटना नहीं होती, बच सकता था, ये था वो था। उसी में एक आदमी ने यह कह दिया कि इतने दूर क्यों ले गए अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रास्ते में तो आम डिस्पेंसरी ये सब मिलती हैं। हमने कहा कि सीबीआई से भी हमने कहा कि भाई डिस्पेंसरी आप जाके खुद ही देख लीजिए कि क्या हाल है। सुबह 5 बजे जाने पर वहाँ कौन मिलेगा, कुत्ता मिल जाए तो यही गनीमत है। वहाँ न कंपाउंडर मिलेगा, कुछ ताला लगा के सब गए होंगे घर, 8-9 बजे आते होंगे और क्या रखते हैं, अरे इधर उधर कोई दवाई लगा देंगे, और क्या गोली लगने की थोड़ा उनके पास कोई दवा। तो वहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई तुक ही नहीं था। तो अल्टीमेटली सीबीआई हमारी बातों से कन्विंस हुई। और इसी संदर्भ में हम आपको बताएं कि जो हमने वर्दी का सफ़र किताब में जो सिद्धांत आपको बताया कि अंतरात्मा की आवाज़ जरूर वो करना चाहिए,
तो ये जब घटना हुई तो हम उसकी डेड बॉडी लेकर के चले गए गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो लौटे तो उसमें करीब 1-2 दिन लग गया घटना के बाद। तो जब ऑफिस में बैठे तो करीब तीसरा दिन था, तो हमारे सामने इंस्पेक्टर कोतवाली पेश हुए बड़े जोश में। उसने कहा बड़े खुश होकर के कि सर हमने FIR नहीं लिखी है, अगर आप कहें तो इसमें आपको पूरा मेडल मिल सकता है, गैलेंट्री मेडल। हमने कहा बकवास की बात बंद करिए, क्यों नहीं लिखा आपको FIR आपने? हमको कोई गैलेंट्री नहीं चाहिए। इसमें गैलेंट्री कैसे? मतलब ये कि आप दिखा दीजिए कि आप भी मौजूद थे। आप थे मौजूद, फिर आपने मार दिया डकैत को। तो एक उनको मिलेगा, एक आपको मिलेगा। नहीं, वो तो अब मर गया था, बस पा जाएगा। लेकिन वहां पे अल्टीमेटली भुलावन भी मारा गया। अच्छा, भुलावन मारा गया? हाँ, उसे 45 डकैती थी। अगर भुलावन ना मारा जाता तब तो बहुत सीरियस मामला हो जाता। तब तो ये होता कि ये सब क्या था, बेकार था। बिलावजा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन भुलावन मारा गया। तो इस वजह से जो सूचना थी सही थी। तो उनका ये था कि आपको मेडल मिल जाएगा। हमने कहा 3 दिन बाद 3 दिन तक इंतजार करते रहे। FIR नहीं रखे, वो अपनी खरखाही में पहुंचे। हमने कहा उस जगह छोड़े रहते हैं लोग, ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा कि आप बकवास की बात न करिए, आप लिखिए, वरना आपके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। लिखा क्यों नहीं आपने? हमको कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ हमारा इतना होनहार लड़का मरा, मतलब ऑफिसर मरा, और हम मेडल की बात करते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए। 100% सही घटना जैसे हुई वैसे ही लिखी है। तो वही वैसे लिखा गया, वरना हम तो इंस्पेक्टर साहब हमें को उलझा देते अगर हमारे अंदर लालच होती तो। हाँ, जरा सब इंस्पेक्टर साहब उलझा देते। हमने इसीलिए कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ आप सुनिए और सही पथ पे चलिए, सही काम करिए। तो कोई भी जांच किसी तरीके की, क्योंकि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है, ये दुर्भाग्य है कि हर विभाग में तो गलती की जांच होती है। गलती यहाँ आप सही काम करने गए हैं, वहाँ अगर गलती हो गई उसकी भी जांच होती है। कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी कि आप सही काम करने गए थे, क्या कर रहे थे, बहादुरी करने गए थे, क्या, कुछ नहीं। आप सही काम करते समय भी फंस सकते हैं किसी जांच में। इसलिए पुलिस विभाग में 100% आप सही काम करने का प्रयास करिए, होश में कभी गलत काम करिए ही नहीं। अगर आपसे गलती किसी वजह से हो गई अनजाने में, तो उसमें भगवान आपकी रक्षा करता है, क्योंकि अनजाने में आपने गलती की। लेकिन जानबूझ के आप करेंगे तो बचने का कोई रास्ता नहीं। वर्दी के सफ़र में कोई और घटना जो आपके लाइफ की रही हो, जो इंस्पायरिंग हो, जैसे ये घटना है? अब देखिए, इंस्पायरिंग घटना ये है, हमारा ये कहना है कि पुलिस अफसर को सफल होने के लिए सहयोग और समर्थन, 2 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए पब्लिक में जितनी अच्छी आपकी इमेज होगी ज़िले में, जितना आपको लोग पसंद करेंगे, आपके मिलने जुलने, लोगों की मदद करने के जो आपका वो होगा, जितना अच्छा आप संबंध बना के रखेंगे, उतना ही लोग आपसे सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। अब आपको मैं एक घटना बताऊं। कानपुर में SSP था। 9 बजे दिन में कत्याल साहब थे, एक विधायक, कांग्रेस के विधायक थे, और वो जो है ये अक्सर ये जो उस समय पंजाब का आंदोलन चल रहा था, तो घल्लू घारा वगैरह होता था कि बस रोक करके मार देना है, तो ये जुलूस निकालते थे। तो इनको जो है उग्रवादियों ने मारने को किया, और 9 बजे, 9 क्या, हम सोचते 8 बजा होगा सुबह, और ये स्कूटर से बाकायदे इनके पीछे गनर बैठा था, खुद चला रहे थे, और गनर बैठा था और मार दिया, और दोनों आदमी मार दिए गए, विधायक और गनर दोनों। और मैं मौके पहुंच गया 9 बजे। मैंने मैसेज किया, सब तलाशी हो रही लगी, सारे नाकेबंदी पे ये हुआ वो हुआ।
लेकिन बदमाश जब प्लान करते हैं इस तरह की चीज़ें तो अपने तरीके से प्लान करते हाँ, वो हैं, निकलने का भी प्लान करते हैं निकलने का प्लान करते हैं कहीं कोई, लेकिन ये निकले नहीं, ये आकर के चुपचाप कहीं अपना उसमें छिप गए। अब देखिए इस मतलब आपके अच्छे बिहेवियर, पॉपुलरिटी का ये असर होता है कि एक हमारे शुभचिंतक थे, विधायक तो नहीं थे लेकिन पॉलिटिकल फैमिली थे, तो उनसे एक टेम्पो का ड्राइवर आया उनके घर पर, उनसे कहा कि साहब ये जो घटना हुई है ये इसमें मुझको लगता है कि इस घर में जो 2 लड़के रहते थे उनका हाथ है। हाँ, अच्छा। हाँ, और इसलिए कि वो पहले बगैर नंबर की एक गाड़ी ले आए थे, मारुति गाड़ी, तो बगैर नंबर की चलते थे, वो घटना के बाद नंबर लगा के चलने लगे, ये उसने वो बताया। तो अब वो हमारे उसमें नेताजी ने आपको बताया? नेताजी ने ये कहा कि उसको ये चिंता थी, वो जानता था कि साहब आपको मानते हैं उनको और उनसे अच्छे संबंध हैं, तो उसने कहा कि साहब का हो जाएगा ट्रांसफ़र, अब निश्चित हो जाएगा, इसलिए अगर आप बता देंगे कि साहब तो हो सकता है मदद हो जाए, खुल जाए केस, ये वो, तो वो तुरंत आकर उन्होंने बता दिया। नेताजी का मैंने आज तक किसी से नाम नहीं बताया, तो उन्होंने बता दिया। अब हम तुरंत जो है उसी दिन हमको आना था लखनऊ, तो हमने कंसर्न इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि आप ऐसी ऐसी सूचना मिली है, उस घर के जा कर के पूरी तफ्तीश कर लीजिए कि क्या है कैसा है, ये सूचना में कितना दम है, ये है वो। तो मैं आया लखनऊ, यहाँ से काम DI साहब की मीटिंग थी, लौटा तो पूछा उनसे, जाते ही फ़ोन करके पूछा इंस्पेक्टर से क्या हुआ वहाँ पे कुछ, क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी कि हम स्वयं बहुत चिंतित थे। भाई विधायक का मारा जाना, वीर बहादुर सिंह जी उसमें चीफ मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस का विधायक, तो उनकी पोजीशन बड़ी खराब, असेंबली सेशन चल रहा था। तो हमने फिर उनसे हम पूछने के बाद उनको हमने थोड़ा डांटा भी, बहुत कस के डांटा इंस्पेक्टर को कि आप तो बिल्कुल इडियट हैं और थाने पर रखने लायक नहीं है। बाद में मैंने उनको हटा भी दिया। फिर हम स्वयं मतलब वहाँ से आए थे, मुश्किल से 1 कप चाय पिए होंगे, तुरंत चले गए वहाँ पे मौके पे जहाँ पे वो सूचना थी जहाँ की है। इंस्पेक्टर साहब गए ही नहीं वहाँ, उस चौकी इंचार्ज को भेज दिए थे और कहे कि साहब कुछ नहीं, वो बेकार की सूचना, कोई उसमें दम नहीं, और चौकी इंचार्ज भेज के शांति से बैठे थे। मैं गया वहाँ पे और इंट्रोगेशन अगल बगल ये वो सारी बातें सब, बाद में ये मालूम हुआ कि वास्तव में ये दोनों यहाँ रहते थे। और वहाँ पे एक औरत थी, उसको वो कौन मुँह बोली बहन बनाए थे, वही कोई खाना वाना बना देती थी, खा लेते थे, ये कभी बाहर खा लेते थे, 2 जगह अड्डा रखे थे, कभी यहाँ रुकते थे कभी दूसरी जगह रुकते थे, इस तरह से। लेकिन वहाँ से एक सूचना खाली ये मिली कि वो मारुति गाड़ी से निकले हैं और आज उनका कार्यक्रम है, वो जाएंगे नैनीताल। और नैनीताल में एक थे सज्जन, उनको भी बैठा लिए थे, उनकी लड़की नैनीताल में पढ़ती थी, तो ये कि उनको बरेली में उतार देंगे, वो वहाँ से उधर चले जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे, तो आज रात में बरेली में रुकेंगे, ये सूचना थी। तो ये सूचना बहुत बड़ी थी, होटल का भी नाम मालूम हो गया। मैंने तुरंत रात में ही एसपी बरेली को फ़ोन मिलाया, तो सिपाही ने कहा साहब एसपी साहब सो रहे हैं, बात नहीं हो सकती। हमने कहा कि बेवकूफ़ आदमी, जानते हो मैं कौन बोल रहा हूँ, मैंने बताया भी। फिर उसने कहा कि सर हमको सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, हम कैसे। फिर वहाँ पे इत्तेफाक से हमारे जो DIG थे वो वहाँ पे IG होके गए थे, त्रिपुरेश त्रिपाठी साहब तो है नहीं। मैं जानता था कि वो रात में देर तक जगते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन मिलाया, इत्तेफाक से उनसे बात हो गई, उनको बताया हमने। उन्होंने कहा अच्छा रुको रुको, तो ऐसा मैं खुद रेड करता हूँ, परेशान ना हो तो, बिल्कुल मैं जाऊँगा। तो उन्होंने SP सिटी वगैरह को बुलाया और होटल पर रेड कर दिया रात ही में, और वो मिल गए।
दोनों। और चालाकी इन्होंने ये किया था कि उसमें से एक जो है बाई रोड आ रहा था, वो भी रात में वहीं पहुंच गया। हाँ। तीनों मिल गए वहीं, हाँ। और फिर वो गिरफ्तार हो गए। तो मतलब पुलिस और पब्लिक का जो समन्वय है, समन्वय कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट। लेकिन ये आपके समय में इम्पोर्टेंट था, आज की तारीख में तो टेक्नोलॉजी हो गई। टेक्नोलॉजी हो गई, सही बात। लेकिन देखिए, ये जो मुखबिरी है सटीक, इसका कोई जवाब नहीं है। टेक्नोलॉजी भी इसको नहीं पा पाएगी। ये ठीक है, टेक्नोलॉजी से एविडेंस वगैरह सब मिलती है, इस चीज़ को कड़ी बैठाई जा सकती है कि, लेकिन जब एक बार मुलजिम पकड़ गया तब ये सब चीज़ें आसानी से बैठ सकती हैं, जो फोरेंसिक साइंस की चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से इसको। लेकिन मतलब क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए आज भी जो आपके सोर्सेज हैं वही काम आएंगे। वो मतलब काम क्या, मतलब दे आर द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं होता, क्यों नहीं होता है? लोग थोड़ा इसके, लेकिन जो अभी भी चालाक लोग, मतलब होशियार पुलिस वाले हैं, अभी भी मुखबिर रखते हैं, मुखबिर पालते हैं, बढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, मुखबिरों से जो सूचना फर्स्ट हैंड आदमी से मिल सकती है वो ठीक है। टेक्नोलॉजी से आप, उसमें टाइम लग सकता है, बहुत लग सकता है। देखिए, पुलिस के लिए अगर कोई घटना हुई, पुलिस केस को सही जल्दी खोल दे तो उसके पीछे जो राइट है, बवाल है, दंगा है, हुड़दंग है ना, वो सब नहीं होगा, वो कुछ नहीं हो, सब बच जाएगा। इसलिए तफ्तीश की इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। आपने एक इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश पर एक बुक भी लिखी, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी किताब लिखा है, काफ़ी मोटी किताब है वो। और उसमें मैंने पुलिस के करीब करीब हर एंगल को और कायदे से उसको डिटेल में हमने लिखा है। और मैं समझता हूँ कि वो किताब तो हर पुलिस अफसर के पास होनी चाहिए, जो वास्तव में कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर बनना चाहता है, तो उसको जरूर। उसमें तफ्तीश की कहानियाँ हैं। हाँ, तफ्तीश कैसे की जाती है, इंट्रोगेशन कैसे होता है, पूछा कैसे जाता है, उसके पीछे देखिए राज ये है कि हर मीटिंग, जब हम नए अधिकारी थे तो मीटिंगों में हर बात में कि यशो ने ये नहीं किया, यशो ने ये नहीं किया, यशो ने वो नहीं किया, सारे दोस्त पुलिस अधिकारी भी यशो पे मर देते हैं। हाँ, मर देते हैं। हमारा ये कहना था कि भाई, आप यशो की काबिलियत बढ़ाने के लिए क्या किया आप एज पुलिस अफसर, क्योंकि सारी किताबें अंग्रेजी में, अंग्रेजों द्वारा लिखी हुई। हाँ, जिसको सब इंस्पेक्टर और सिपाही पढ़ भी नहीं पाएंगे। दूसरे जो भी किताबें लिखी गई प्रोसिक्यूशन के लोगों ने लिखा, तो इनका जोर ये होता है कि ये एविडेंस एडमिसिबल है, ये अच्छी रहेगी, वह रहेगी। तो ये एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको, हमारा ये था कि पहले इम्पॉर्टेंट है केस का खोलना। केस खुल जाए, सही आदमी पकड़ जाए, फिर आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। फिर कलेक्ट करिए तो कड़ी पे कड़ी जोड़ते चले जाइए। तो सबसे जरूरी यही है, केस को ओपन करना। अब आपको बताएं, केस को ओपन करना भी अपने आप में कला है। हम जब एसपी फतेहपुर थे, दूसरा चार्ज था हमारा, रायबरेली से फतेहपुर चले गए थे, तो एक बाई इलेक्शन हो रहा था। उदित नारायण शर्मा साहब राजस्व मिनिस्टर रह चुके थे यहाँ, और हमीरपुर के बड़े अच्छे वकील थे। तो वो फतेहपुर का जहानागंज करके एक कस्बा है, तो एक वहाँ से जो उनका प्रतिद्वंदी थे, नाम भूल रहे हैं, वहाँ के जमींदार थे, जहानागंज के, मुस्लिम थे, और ये म्यूचुअली पंडित जी थे। तो इन्हीं लोगों में फाइट थी, बाई इलेक्शन चल रहा था। हम वहाँ एसपी थे, करीब 12 साढ़े 12 बजा रहा होगा रात में। हम और डीएम के घर पे ही बैठ के ये कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे कि पोलिंग पार्टियां सब जगह पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, ये है वो है, सारी बातें सूचना। मतलब तब अब उठ कर जाने ही वाले थे, तब तक इंस्पेक्टर जहानागंज का फ़ोन आया वायरलेस पे। वो फ़ोन तो उस समय जल्दी मिलते नहीं थे, लेकिन वायरलेस पर सूचना आई हमारी गाड़ी में। कंट्रोल रूम का है, तो गाड़ी से कंट्रोल रूम में आया, कंट्रोल रूम के हमारे हवलदार ने आके बताया
कि सर वहाँ तो वो जो मंत्री जी थे लड़ रहे थे, उनको मार दिया, मर्डर हो गया। हाँ। और दूसरे दिन इलेक्शन होना था। अब बताइए, अखबार में फ्रंट पेज पे कि विधायक मारा गया, ये है वो है। और हम जो है रात में 1 बजे करीब हमने कहा कि नहीं, हम तो मौके पर जाएंगे। रात में 1 बजे, और वहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर दूर था वो। तब उतनी अच्छी सड़कें भी नहीं रही होंगी। काफ़ी, एक्चुअली फतेहपुर लंबाई में बसा हुआ जिला है, गंगा और यमुना के बीच का जिला। तो चौड़ाई कम है, लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो वो लास्ट का थाना था, हमीरपुर से लगा हुआ। हम वहाँ रात में गए। होशियारी ये किया, हमने पुलिस लाइन में पूछा कि कोई फतेहपुर का, वहाँ उस थाने का चांदगंज थाना था, कि चांदगंज थाने का कोई सिपाही लाइन हाजिर हो, दरोगा लाइन हाजिर हो, कोई भी इस समय या तो ट्रेनिंग में आया हो, किसी काम से आया हो, कोई इस समय मौजूद है पुलिस लाइन में। आरआई से पूछा हमने, तो उसने कहा कि साहब एक दरोगा जी लाइन हाजिर हुए थे, वो शायद हैं, अभी यहीं हैं। तो हमने कहा अरे, तो आप उनको तुरंत लेकर के आइए हमारे पास। उनको गाड़ी में बैठा लिए पीछे, उनको ले करके ताकि रास्ता हाँ, तो वहाँ पहुँचे हम। अब वहाँ जो है सब लोग मौके पे मिल गए। वो जो शर्मा जी की गाड़ी में जो लोग थे बैठे थे, एक्चुअली हुआ ये कि वो उनकी मतलब कन्वेंसिंग ख़त्म हो रही थी। जो एक दिन बीच का साइलेंट वो रहता ना, न्यूट्रल पीरियड, जिसमें कोई कन्वेंसिंग नहीं होती है, इसके बाद पोलिंग होती है। तो शर्मा जी के साथ गाड़ी में लोग बैठे थे। तो एक नदी ऐसे वो पार कर रहे थे, उस पर पुल नहीं था। तो नदी में ऐसे नीचे जाता है, फिर ऊपर उठता है। तो 2-3 लड़के थे, ये ज़मीन पे लेट करके बंदूक से फायर कर दिए इनके ऊपर जीप से, और वो इत्तेफाक से आगे बैठे थे, उसी में उनकी डेथ हो गई। अब वो हमने इंस्पेक्टर से वायरलेस पे ही कह दिया कि जो लोग जीप में थे उनको रोके रखना, उनको सबको रोके रहना, सबसे हम बात करेंगे, सब जो भी है। तो वो रोके रहे, हम पहुंच भी गए। फिर सुबह करीब 4-5 बजे करीब एक चौकी है वहीं पास में, तो उसी चौकी पर सब लोग बैठे और चाय वाय पी रहे थे। तो सबसे हम एक एक करके पूछ रहे थे। तो उसमें एक प्रधान जी थे। तो प्रधान जी ने एक बात बताई, देखिए इन्वेस्टिगेशन में एक एक चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप तफ्तीश पर जाते हैं मौके पे, तो एक एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कह दिया बातचीत के दौरान कि साहब एक लड़का मेरे सामने आया और टार्च मार मार के सबको देख रहा, सबकी तलाशी ले रहे थे, सब लूट रहे थे सबको। उनको तो मार दिए, और बाकी जो लोग बैठे थे उनको लूटने के चक्कर में। तो हमको जब टार्च लगाया तो फिर टार्च बुझा दिया तुरंत, अब बुझा के दूसरी तरफ चला गया। फिर कोई दूसरा आया तो फिर उसने तलाशी वलाशी ली और हमारा सब पैसा से लेके चला गया। तो हमने कहा अच्छा, टार्च जलाया और फिर बुझा दिया, इसका मतलब पहचान। हाँ, तो हमने कहा अरे भाई प्रधान जी ठाकुर साहब थे। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ आपने बताया। तो ऐसा करिए कि अब यहाँ नाश्ता वास्ता हो जाता है, हम भी रात के चले हुए हैं, तो हम चलते हैं आपके घर पे। तो वहीं पे फ्रेश वगैरह होंगी जो सभी। तो उन्होंने कहा चलिए साहब, हमारे यहाँ सारी सुविधा है, आप वहीं नाश्ता वास्ता करिए। अब हम तो वहीं जानबूझ के गए उनके घर पर। फिर नाश्ते पर बैठा करके उनसे जो है कायदे से बात किए, उनको फिर चढ़ाया हमने कहा देखिए ये निश्चित है कि आपको वो पहचानता था, तभी लाइट बुझा करके चला गया। इसका मतलब कि वहीं आपके गांव के ही आसपास के ये क्रिमिनल है, घटना स्थल के पास ही इनका गांव भी था। तो अब आप जरा ध्यान करिए, सोचिए कि ये कौन हो सकता है, जरा गौर करिए। ऐसा
प्रधान जी ये हमारे लिए आपका बड़ा भारी एहसान होगा, इस पर थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। उनको थोड़ा हमने इनकरेज किया है। तो उन्होंने बहुत देर बाद, लोग अवॉइड करते हैं ना दुश्मनी लेने से, बहुत देर बाद उन्होंने एक लड़के का नाम बताया हाँ कि ये हो सकता है। तो उसमें बेवकूफ़ी में हमारे साथ जो दरोगा जी थे चांदगंज वाले, जिनको लेके हम गए थे, और गलती ये हुई कि हम थोड़ी तरकीब से उसको गिरफ्तार कराते। तो तरकीब से तो वो जैसे गाड़ी हमारी आई उसके घर पर पहुंची तब वो पीछे से खिसक लिया। और उसकी माँ बाहर बैठी थी और बुढ़िया दादी बैठी थी। उसने कहा अरे साहब कहाँ लड़का, वो तो 4-5 दिन हो गया वो ननिहाल गया है अपने, ये वो यहाँ तो है ही नहीं है। जबकि तुरंत निकला था। अब देखिए यहाँ चूक हो गई। मतलब होशियारी तो ये हुई कि हमने कैच कर लिया कि लाइट ऑफ कर दिया उसने, टॉर्च का वहाँ से कड़ी जोड़ लिया, लेकिन बेवकूफ़ी हो गई ऑपरेशन में, गिरफ्तारी तुरंत नहीं हो पाई। तो हमने वो इंस्पेक्टर साहब को, वो जो दरोगा जी थे उनको उतार दिया आकर के। हमने कहा कि देखिए आप यहाँ के एसओ रह चुके हैं, अब आप कोई तरकीब लगाइए। वो आदमी जो है यही निकला है, हर हाल में मिलना चाहिए। हम तो अब जा रहे हैं हमीरपुर, देखें कि वहाँ कोई सोर्स तो नहीं है, क्लू तो नहीं है, और अगर आपने कर दिया, पकड़ लिया उसको, तो आप समझ लीजिए आपको एसओ बना देंगे। ये भी कह दिया हाँ, आपको एसओ मैं बना दूंगा, आज पकड़ लेंगे कल बना देंगे। पंडित जी थे कोई भूल नहीं, तो उन्होंने कहा सर आप पूरी कोशिश करेंगे। अब लग गए वहाँ पे। अब हम हमीरपुर पहुँच गए। हमीरपुर एसपी से मिले, ये वो मालूम है कि बहुत प्रतिष्ठित वकील थे, ये थे वो थे, सारी बातें थी। तो फिर ये हुआ कि ऐसा तो नहीं कोई प्रोफेशनल राइवलरी हो जो वो इलेक्शन लड़ रहे थे, क्योंकि इलेक्शन का मसला था, तो कोई जलन नहीं हो। दूसरा इनका जो अपोनेंट था वो मुस्लिम था, जहानाबाद का, वो भी बहुत सशक्त था, उसकी भी जीतने की संभावना थी। तो ये संभावना थी कि पूरा राइट ना हो जाए, गांव-गांव में राइट की संभावना आ गई कि उसने जानबूझ के इनको मरवा दिया था। तो ऐसे में राइट हो सकता था। हाँ, राइट हो सकता था। तो हम एक अजीब तनाव की स्थिति में थे। और उसी हमीरपुर एसपी के यहाँ बात कर रहे, तब तक पता चला डीजी साहब का फोन आ गया वहाँ हमीरपुर के एसपी से। उन्होंने कहा कि उनसे बात कराइए यशपाल सिंह से। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया भाई, ये तो बहुत गलत बात है, नहीं चले डीजी क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे। और ये तो नाक कट गई, सब चारों तरफ बदनामी हो रही है। हमने कहा सर अब घटना होनी थी, हो गई, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि हम इस केस को खोल देंगे, तुरंत आज ही खोल देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो खोल देंगे अब देखा जाएगा, लेकिन हम सीआईडी की टीम भेज रहे हैं। और सीआईडी की टीम उन्होंने भेज दिया और चल दी वहाँ से, एक डीआईजी साहब के अगुवाई में। वो आकर के उनके लिए हमने एसओ से कहा, वो जहाँ के डाक बंगले में व्यवस्था वगैरह सब कर रहे थे। फिर हम हमीरपुर से आए, तब तक जो है देखते क्या, तब तक ये इंस्पेक्टर साहब हमारी गाड़ी से मैसेज के माध्यम से हमको सूचित किए कि वो मैंने गिरफ्तार कर लिया उसको। अच्छा, जिस लड़के पर हमने इनको लगाया था। वो हुआ क्या कि वो भाग करके गया और जमुना नदी किनारे कोई मंदिर था छोटा सा, तो वो उसी पर लेट गया। और इनको कहीं न कहीं से, चूंकि असो थे ना, कोई न कोई मिल गया होगा, मुखबिर मिल गया होगा, उसने बता दिया और ले गया, इनको पकड़वा दिया उसको, और पकड़ के लिए चले आइए। तो जब हम हमीरपुर से आए तो हमने कहा कि अब इसकी सूचना पे तुरंत जो है रेड डालिए जहाँ ये सामान रखे हों, कुछ भी हो। तो उन्होंने रेड डाला, तो एक जगह जो है उनकी घड़ी जो वो पहने थे विधायक जी, तो उसको लूट करके ये ले गया था। वो घड़ी मिल गई और वो ले आए। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि इसको लेकर के आप डाक बंगले पहुँचिए। हम डाक बंगले पहुँच रहे हैं जहानाबाद, डीआई साहब आ गए हैं सीआईडी के, और उनके सामने वो घड़ी भी रखी जाएगी।
तो हम ले आए वहाँ पर। तब तक वो उनके जो शर्मा जी थे उनके लड़के भी वकील थे, वो भी पहुँच गए। नेचुरली बहुत दुखी थे, बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। और डीआईजी साहब से दुनिया भर की पुलिस की शिकायत भी कर रहे थे, तमाम बातें कर रहे थे। और शाम हो गई थी उस समय, तो उन्होंने ऐसे ही शुरू किया कि देखिए साहब, एसपी साहब बैठे हैं, अब पुलिस इनके सामने पुलिस फर्जी सब केस बना रही है। ये घड़ी बरामद हो गई, ये भी बरामद हो गया, अब कल की रात सुबह घटना है और शाम को ये कह रहे हैं कि सब बरामद हो गई और ये हो गया वो हो गया। पुलिस से तो हम आज ही जा गए। तो वकालत करते हैं, पुलिस का ये तमाशा देख करके मतलब बहुत आपत्तिजनक लैंग्वेज में बोल रहे थे जैसा। तो हमने डीआईजी साहब से कहा कि भाई आप घड़ी देख लीजिए, उनसे आप पहचानिए कि वास्तव में आपके पिताजी की घड़ी है कि नहीं है। आप तो देखे हो घड़ी, आप कह दीजिए कि नहीं है तो हम मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, घड़ी लग तो रही है, लेकिन इतनी जल्दी मिली। हाँ, इतनी जल्दी आपने किया कि हमको ये बड़ा ताजुब लग रहा है कि कैसे आपने इस रिकवरी कर लिया। लेकिन एक बात है एसपी साहब, अगर हम एक आपको बात बता रहे हैं, इस घड़ी में डिफेक्ट था। इस घड़ी को जैसे 12 जब बजता है तो उसमें मिनट और घंटे की दोनों सुइयां एक ही पर रहनी चाहिए। ये थोड़ी अलग हट जाती है। हाँ, लेकिन इसमें मैकेनिकल कुछ डिफेक्ट है, तो जो मिनट वाली सुई है वो 5 पे चली जाती है और फिर 5 मिनट इंतजार करती है और फिर 5 मिनट बाद चलती है। अगर ये आप उसको लगाइए और अगर ये बैठ गई तब मैं मान लूंगा कि ये घड़ी है। तो हमने कहा हम नहीं लगाएंगे, आप ही लगा के आप ही लगाइए। और डीआईजी साहब बैठे हैं सीआईडी के, तो गैस के सामने, लाइट होती नहीं, गैस के सामने टेबल पर बाकायदे उन्होंने ही घुमाया और हम खड़े होकर के ऐसे देख रहे थे और डीआईजी साहब भी बैठ के देख रहे थे। तब तक वो खट से 12 पे पहुंची तो 5 पे चली गई। हमने कहा बताइए, और आप पुलिस के खिलाफ इतना सब कह रहे हैं, मैं एसपी हूँ, एक तरीके से इनडायरेक्टली आप मुझको भी सुना रहे थे। 100% सही केस हमने वर्कआउट किया है कि नहीं? तो फिर उनके पास जवाब नहीं था, वकील थे ना, सच्चाई समझ गए। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, केस तो बिल्कुल सही खुल गया। तो डीआई साहब ने कहा, तो डीआई साहब हमारे पीठ थपथपाए, नए एसपी थे यहाँ। तो उन्होंने कहा भाई यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब, अब हम लोग तो चलते हैं, हमारी टीम चलती है, तुमने सही केस खोल दिया, तुम ही तफ्तीश करोगे सब पूरा। अब सीआईडी की जरूरत नहीं है और एक राइट होने से बच गया। राइट होने से बहुत मतलब बदनामी बच गई, राइट होने से बच गया, असेंबली में हंगामा से बच गया। प्रॉम्प्ट केस खोलने का यही फायदा। हाँ। आप जब डीजीपी थे जी, नेताजी मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, नेचुरली डीजीपी वही बनता है जिसको चीफ मिनिस्टर चाहता है। सीनियरिटी भले होती है, लेकिन फिर भी एक जिस पर फेथ हो। तो आप पर उनका कैसा फेथ था और कैसी नेताजी की वर्किंग स्टाइल थी कि डीजीपी को कितना फ्रीडम देते थे? देखिए, नेताजी को कहने को चाहे जो कहे, कभी उन्होंने हमारे काम में जरा भी इंटरफियर नहीं किया। अच्छा। हाँ, जरा भी नहीं इंटरफियर किया। एक ये हमारे समय में राइट हुआ था मऊ में, तो उसमें मुख्तार अंसारी का हाथ था। तो हम इनडायरेक्ट उसमें जो है, जो हमारे एडीजी लाइन ऑर्डर थे, तो वो थोड़ा हिचक रहे थे एक्शन में। तो हमने नेताजी से कोई परमिशन नहीं लिया, लेकिन हमने ऐसे ही बात कहा कि इसमें मुख्तार अंसारी का जो वहाँ ऐसी सूचना मिली है कि ये यहीं लखनऊ में छिपा हुआ है। तो नेताजी से आपने कहा? हमने कहा। तो इसके पहले कि हम कुछ कहें, उन्होंने कहा तुरंत रेड कराइए। नेताजी ने? हाँ, और हमने भेज भी दिया यसो हजरतगंज, इंस्पेक्टर हजरतगंज। लेकिन उसकी मतलब किस्मत थी क्या थी, या जानबूझ के ऐसा व्यवस्था की थी, बैकडोर से वो निकल गया।
नहीं तो उसी दिन ये गिरफ्तार हो गए होते और बहुत कस के इनकी मतलब मरम्मत भी हुई होती, क्योंकि राइट हो गया था हमारे समय में। यही एक घटना थी, और तो कोई खास घटना हुई नहीं थी, लेकिन ये घटना एक थी। एक विधायक जी की बाद में हत्या भी हो गई थी गाजीपुर में। दोनों घटनाएं गाजीपुर से ही मऊ से संबंधित थी। कृष्णानंद राय, हाँ, कृष्णानंद राय की। तो हम चाहते थे, लेकिन बहुत अच्छी सूचना थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मना नहीं किया, एकदम नहीं। उनको पूरा कॉन्फिडेंस था। जो एसपी डीएम की एसपी की पोस्टिंग वगैरह होती थी जी, वो डीजीपी करते थे कि मुख्यमंत्री करते थे? ऐसा है, मुख्यमंत्री से राय लेके डीजीपी करते थे। अच्छा। जैसे हम ग्रेडेशन लिस्ट एक हम लोगों की होती, सारी सूची बैचवार सब लिखी रहती है, तो उस सूची के साथ हम जाते थे उनसे टाइम लेकर के, और कोई जिला खाली हो गया या जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फला जिले के एसपी को हटा दीजिए, ठीक काम नहीं है, तब उसको हटाना तो उसकी जगह पे एक पोस्ट भी करना है। हाँ, तो हम सूची लेकर के जाते थे, और एक एक नाम डिस्कस होता था बाकायदे सूची से, एक तरफ से नाम और काम। अच्छा, वो चूंकि जमीनी नेता थे ना, और बहुत दिन से राजनीति कर रहे थे, तो उनको बाय एंड लार्ज सारे ऑफिसर्स के बारे में जानकारी भी थी। जैसे हम किसी का नाम पढ़ते थे तो कहते बहुत ढीला है। अच्छा। हाँ, फिर किसी का बेवकूफ़ है, एक शब्द में उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बता देते नेताजी। हाँ। फिर किसी कहते थे ये नहीं चल पाएगा। ऐसे ही। और फिर चौथे पंचवें नाम पर कि आपके विचार से ठीक है, हमने कहा हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो पोस्ट करती है। इस तरह से ऐसे मतलब उनको कंप्लीट नॉलेज थी कि कौन। हाँ, मतलब आप समझिए कि एक मथुरा में किसी को एसपी कोई था, तो ये किसी उसमें गए थे, जैसे एस चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से इधर उधर दौड़ा बहुत करते थे, तो आगरा वगैरह गए थे, तो लौट के आए तो उन्होंने कहा कि ये मथुरा के एसपी आपने कैसा पोस्ट कर रखा है। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा सर मथुरा तो हमने किसी को नहीं पोस्ट किया, अभी पहले से है जो भी है। तो कहा वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो कैसे चला पाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम हटा देते हैं। मैं गया होता बनारस, तो इन्होंने फ़ोन किया नेताजी ने कि बनारस से आप कब आएंगे। हमने कहा सर हम आज तो मुझको रुकना है, यहाँ पे देखना है, उसको देख करके आएंगे, आप बताएं तो हम आज भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप बाद में आइए। ये बताइए मेरठ में एक आईजी पोस्ट करना है, कौन ठीक रहेगा। हमने कहा सर ये तो सोच के बताएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये एक नाम हमारे पास है, ये कैसा रहेगा। तो हमने कहा कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कि मेरठ जो है दिल्ली से लगा हुआ है और सारा देश का मीडिया दिल्ली में है। अगर मेरठ की स्थिति खराब होगी तो पूरे यूपी की इमेज बहुत खराब होगी लॉ एंड ऑर्डर की। इसलिए मेरठ में तो बहुत कायदे का ही आदमी आईजी जोन वगैरह होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं बात तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी है पॉलिटिकल वो दबाव। हाँ, पॉलिटिकल दबाव है कि अगर इसको पोस्ट कर दें तो क्या ठीक है, तो क्या बहुत ख़राब है। हमने कहा नहीं, मतलब पोस्ट कर दें तो काम तो करेगा ही, लेकिन जैसा आप चाहते हैं शायद वैसा काम ना कर पाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है पोस्ट कर दीजिए, फिर नहीं ठीक रहेगा तो हटा देंगे, उसमें क्या है, किसी से पूछना तो है नहीं हटाने के लिए। हमने कहा पूछना क्या है, आप मालिक हैं, आप जो चाहें। तो उन्होंने, तो हमने कहा कि तो हम कह देते हैं डीजी ऑफिस में, उसका ऑर्डर आप होम सेक्रेटरी से भिजवा दीजिए, हमारे ऑफिस में ऑर्डर निकल जाएगा। तो उन्होंने भिजवा दिया, पोस्टिंग हो गई। विश्वास नहीं करेंगे, 1.5-2 महीने बाद उन्होंने खुद मुझसे कहा
खुद कि नहीं आपका असेसमेंट बिल्कुल ठीक था, आदमी ठीक नहीं है, उसको हटा दीजिए। नेताजी ने खुद हाँ, टेढ़ी मनी हटा दिया। हाँ, और हमसे कहा कि आपका असेसमेंट ठीक था हाँ, और फिर हटा दिया गया। तो वो पूरी मतलब ऐसा नहीं कि मनमाना पोस्टिंग करते थे, डीजी की राय लेते थे पूरा। अब लेकिन देखिए पॉलिटिकल आदमी हैं, कुछ पॉलिटिकल दबाव तो उनके ऊपर आता ही प्रेशर है, दबाव रहता है। हाँ, तो बहुत से लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है पॉलिटिकल एंगल से, वो सब उनकी मजबूरियां थी। ये सबकी होती है। अच्छा, सारी चीजें। खुद भी बहुत नॉलेज था उनको, और राय लेकिन डीजी के बहुत ज़्यादा लेते थे। एक आखिरी सवाल बड़ा वैसा सवाल है जी। कि मुठभेड़ को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं कि पकड़ करके मुठभेड़ में मार दिया जी। और जब कभी आमने सामने मुठभेड़ हुई, जैसे गोंडा में हुई थी, हाँ, तो अपराधी तो मारा गया, लेकिन एक पुलिस वाला भी मारा जाता। तो ये मुठभेड़ का जो कल्चर है, ये जो प्रवृत्ति है, इधर कुछ ज्यादा हो गया है, इसको आप पहले और अब में कैसे देखते हैं? देखिए अब तो रिटायर हुए भी हमको 20 साल हो गया। हाँ 9 में रिटायर हुए थे। हाँ, तो 16-17 साल हो गया। हाँ 16-17 साल हो गया। ये पकड़ के मारने वाली बात जो है, इसके तो खिलाफ हमारा हमेशा से रहे, पकड़ के नहीं मारना चाहिए। अब ये है कि अगर सूचना सटीक है तो आप वहाँ गए तो आपको एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आपको नॉलेज है, उसको नहीं मालूम है कि पुलिस आ रही है। अब अगर आपने होशियारी से ये इनकाउंटर किया, ये जानते हुए कि अच्छा डकैत है, वांटेड है और बहुत ज़बरदस्त क्रिमिनल हिस्ट्री है, होशियारी से किया, तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि वो मारा जाएगा और पुलिस की तरफ से कोई घायल नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेवकूफ़ी करेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं एएसपी था वहाँ अयोध्या में, फैजाबाद उस समय था, जिला था। हाँ, तो अंडर ट्रेनिंग तो झांसी में था, उसके बाद पहली पोस्टिंग एएसपी की वहाँ हुई। तो वो टूर्नामेंट भी स्पोर्ट का चल रहा था, तो प्रतापगढ़ की एक टीम आई थी, प्रतापगढ़ जिले की, तो उसमें एक यशो साहब भी आए थे, आपको शायद मालूम हो, एक बरसाती करके बहुत फेमस डकैत प्रतापगढ़ सुल्तानपुर बॉर्डर पर हुआ था। अच्छा। उस समय तो बहुत वो भी बहुत रिस्की टाइप का था। तो इस मैच चला, तो मैच के बाद इसने कहा कि सर हम तो एसपी साहब की सूचना आई है, बरसाती हमारे क्षेत्र में आ गया है और कोई घटना कर सकता है, तो हमको जाना, हम चले जाएंगे। और मुखबिर भी एक हमारे पास आया था, वो मुखबिरी भी देखा, इसको सटीक मुखबिरी हो गई। ये गया हड़बड़ाहट में, खेल के चक्कर में ये उस घर में पर पहुंच गए जहाँ बरसाती रुका था, जहाँ छिपा था ये। अब इनको होशियारी करनी थी ना, लेकिन इन्होंने वो जा कर के दरवाजे के सामने उससे कहा खोलो दरवाज़ा, ये है वो है। तो हमने चुली, जो भी घर का आदमी रहा होगा उसने दरवाज़ा खोला और उसी में वो छिपा था, और उसने पहला फायर उसी ने कर दिया। भाई दरवाजे में तो अंधेरा रहा होगा ना, और आप टार्च मारेंगे तो टार्च में तो आप एक्सपोज हो गए कि आप सामने हैं। हाँ, और टार्च को एम करके मार दिया उसने, और ये मार गया। ये बेवकूफ़ी, हड़बड़ाहट, जल्दीबाजी, ये पुलिस में बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है ऐसे मौके पे। भाई सुरक्षा भी तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप गुड वर्क, अच्छे वर्क करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दें, ये भी उचित नहीं है। पुलिस का एक आदमी की जब डेथ होती है तो बहुत दर्द होता है। भाई वो तो अच्छे काम के लिए अपनी जान दे दिया, लेकिन उससे जान चली गई। तो पुलिस सेवा में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मतलब हर समय, किसी समय कोई भी बात हो सकती है, इसलिए हर एक्शन को सोच समझ के करने की, और बुद्धि लगा करके। भाई
जानवर में आदमी में डिफरेंस यही है यही ना है कि आदमी के पास बुद्धि बुद्धि है, है। जानवर के पास बुद्धि नहीं। बस हाँ, तो आप जानवर की तरह से अगर अटैक करेंगे तो आपकी खतरा हो सकता है। इसलिए आप बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले करिए सबसे पहले करिए। और सोच समझ कर कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, उसका ध्यान अवश्य दें। दोस्तों, आज बड़ी लंबी चर्चा हुई यशपाल सिंह जी से और इनका इतना लंबा अनुभव रहा है कि उस अनुभव के आधार पर पुलिसिंग कैसे होनी चाहिए, तफ्तीश कैसे होनी चाहिए और आज के पुलिस वालों को क्या सीखना चाहिए इनसे, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कहानी को शेयर कीजिए।